जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका जीटी डिफेंस एकेडमी में। जीटी डिफेंस एकेडमी द्वारा आर्मी जीडी, ट्रेडमैन और टेक्निकल का कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, क्लास नोट्स पीडीएफ मिलेंगे और 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, वो भी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड सॉल्यूशन के साथ, जहां आपको 10 ओरिजिनल पेपर भी मिलेंगे, वो भी सॉल्यूशन के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं भाई। जैसे कि आपको पता होगा कि जीटी डिफेंस एकेडमी द्वारा लगभग 500 से ज़्यादा विद्यार्थी डिफेंस में सेलेक्टेड हो गए हैं भाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्मी टेक्निकल का पेपर ईएमई सेंटर सिकंदराबाद का, जिसमें आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की पहली जो महिला थी वो कौन थी। तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि सर जुंको तेबई थी भाई। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन सी थी, तो भारत की पहली महिला थी बछेंद्री पाल। भारत की कौन सी थी? बछेंद्री पाल भाई। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि पहला ओलंपिक्स खेल कहाँ आयोजित किया गया। तो पहला ओलंपिक्स खेल एथेंस में आयोजित किया गया। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता कि एथेंस में कब हुआ ये पहला ओलंपिक्स गेम जो है एथेंस में कब हुआ था, तो तब आप आंसर दे रहे होते कि सर ये 1896 में हुआ था। ठीक है, अब गेम्स की बात आई तो हम एशियन गेम्स को कैसे भूल सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट एशियन गेम्स कब हुए थे और कहाँ हुए थे, जिसे आप हिंदी में बोलते हो एशियाई खेल। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि फर्स्ट एशियन गेम कहाँ हुए थे, तो तब आप आंसर देते कि ये सर अपने प्यारे भारत में न्यू दिल्ली में हुए थे। न्यू दिल्ली DELHI कब हुए थे, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे सर ये 1951 में हुए थे। अब हमने एशियन गेम की बात कर ली, अब हम किसकी बात करेंगे? कॉमनवेल्थ गेम। तो फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम COMMAN कॉमनवेल्थ गेम, जिसे आप हिंदी में बोलते हो राष्ट्रमंडल खेल। तो पहले राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम हुए थे आपके 1930 में हैमिल्टन कनाडा में। ठीक है, यहाँ तक कहानी ठीक है। तीनों गेम्स के बारे में आपके एग्जाम में पूछ सकता है भाई। देखो, हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आगे आपके पास ये क्वेश्चन बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया था और मैं बार बार इस क्वेश्चन को कराता हूँ कि पनामा कैनल और स्वेज कैनल तो आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए भाई। देखो, पनामा नहर जो है किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि सर ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। अब एक और चीज इसमें आपको पता होनी चाहिए, स्वेज कैनल SUEZ स्वेज कैनल जो है मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? मेडिटेरियन TERRANEAN मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। ठीक है, रेड सी। अब इंग्लिश वाले बोलते हैं, CBSE वाले बोलते हैं हमारे लिए तो ठीक है इंग्लिश में बोल दिया, बट उत्तराखंड बोर्ड वाले बोलते हैं कि सर हिंदी में भी बोल लिया करो। तो देखो, स्वेज को स्वेज ही कहते हैं, कैनल को नहर कहते हैं, मेडिटेरियन सी को भूमध्य सागर, और रेड को तो आपको पता ही है, लाल सी को सागर, तो भूमध्य सागर और लाल सागर। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि स्वेज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे सर ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। जैसे आप देख रहे होंगे ये पैसिफिक ओशियन है, ये अटलांटिक ओशियन है, ये यहाँ पे जोड़ रही है भाई। ठीक है, इसे क्या कहोगे? पनामा कैनल। देख रहे हो ना, पनामा कैनल। चलिए, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान, तो ये तो आप सभी को पता होगा कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी गांव में हुआ था। कब हुआ था, तो तब आप आंसर दे होंगे 563 ईसा पूर्व। ठीक है, मैंने गौतम बुद्ध में एक पूरी वीडियो बनाई है जिसमें हमने वो सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है भाई।
चलिए, चांदीपुर किस राज्य में स्थित है? तो चांदीपुर आपका उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा में। देखो, सबसे पहले आप क्या करो कि अपना कोर्स पूरा निपटा लो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये पता चलेगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और आपके कितने नंबर आ रहे हैं भाई। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, बट प्रीवियस ईयर लगाना बहुत जरूरी होता है भाई। देखो, 5 क्वेश्चन आपके पास जीके के आते हैं, अब 5 क्वेश्चन आपके पास रीजनिंग के आते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं। आपके पास दे रखा है D8A, C10B, B12C। अब देखो, यहाँ तो सिंपल नंबर्स की बात करूँ तो नंबर्स में मुझे सिंपल साफ साफ दिख रहा है भाई। आपको भी दिख रहा होगा कि 8 में अगर आप 2 जोड़ रहे होंगे 10, और 10 में 2 जोड़ रहे होंगे 12, और 12 में 2 जोड़ रहे होंगे तो 14। तो नंबर्स में तो पता चल गया +2 की सीरीज चली है। बोलो हाँ या ना? नंबर्स में तो पता चल गया +2 की सीरीज चली है। अब देखो, मुझे एक चीज़ बताओ, ये सी था, मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ देख के पता चल रहा है कि ये D है, ये C है, ये B है, तो B के बाद क्या आता है? C आता है। C के बाद क्या आता है? D आता है। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे आएगा उसके बाद क्या आना चाहिए? जस्ट B आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? A के बाद क्या आता है? फिर B के बाद क्या आता है? C के बाद क्या आता है? D। तो A14 दिख रहा है, तो A14 यहाँ भी दिख रहा है, A14 यहाँ भी दिख रहा है, तो मतलब ये दो तो एलिमिनेट हो गए, बच्चे A और B। अब हम इसको देखेंगे, A के बाद B के बाद C, और C के बाद क्या आना चाहिए? D। A14D है, A14D, ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर रहेगा भाई। तो इस तरह से आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे होंगे। आगे कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में पोलिश को MLIFPE लिखा जाता है, तो DIG को क्या लिखेंगे? DIG सुना होगा तुमने, पोस्ट भी होती है ये। PO, देखो POLISH को क्या लिख रहा है? MLIFPE लिख रहा है। तो सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट्स के नंबर पता होने चाहिए, उससे क्या होता है आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। जैसे P का नंबरिंग होती है 16, O होता है आपके पास 15, L होता है आपके पास 12, I होता है आपके पास 9, S होता है आपके पास 19, H होता है आपके पास 8। अगर मैं M की बात करूँ, M होता है 13, L होता है आपके पास 12, I होता है आपके पास 9, F होता है फिक्स और 6, प्रिंस 16 साल का, E 5। ये आपके पास हो गई अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग। अब देखो कितना आसान हो जाएगा। देखो, अगर मुझे 16 को 13 बनाना है तो मैं क्या करूँ? -3। बोलो आया ना? 16 में से अगर मैं 3 माइनस कर रहा हूँ तो 13 आ गया। 15 को 12 बनाना है तो -3, 12 को 9 बनाना है तो -3। तो मेरे पास पैटर्न मिल गया है भाई। जहाँ 3 बार आपको चेक करना है तो पैटर्न मिल गया, सीरीज में चल रहा है -3 -3 जैसे आप 9 में से -3 कर रहे होंगे तो 6, 19 में से -3 कर रहे होंगे 16, 8 में से -3 कर रहे होंगे तो 5। तो मेरे को सीरीज अगर पता चल गई तो बहुत आसान हो गया। तो मेरे को बस DIG लिखना है, DIG। ठीक है, D होता है 4 और I होता है 9, G होता है 7। तो 4 में से -3 कर रहे होंगे तो आएगा आपके पास 1। A दिख रहा है तो ऑप्शन सीधा AFD होगा। बोलो आए ना? आगे चेक कर लेते हैं, अगर किसी को संतुष्टि नहीं हो रही है तो 9 में से 3 माइनस करोगे 6 होता है F और 6, 7 में से 3 माइनस करोगे 4 होता है D का AFD। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को कर रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो, एक चीज समझो, मैंने यहाँ लिखा है M और N। ठीक है, अब एक चीज हमेशा याद रखना, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो हमेशा बड़ा होता है। तो इसकी तरफ मुंह खुला है तो M बड़ा है किससे? N से। M बड़ा है किससे? N से। तो जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है पीछे वाले से। ठीक है, अब देखो समझो, A जो है B से बड़ा है, तो A बड़ा है ना, पहले स्टेप में A बड़ा है तो A की तरफ मुंह खुल गया, A बड़ा है B से। आगे कह रहा है C B से बड़ा है लेकिन A से छोटा है। अब देखो, लेकिन जब भी बात करेगा लेकिन की, तो बात करता है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन की। किसकी बात करेगा? फर्स्ट पर्सन की। C B से बड़ा है, C जो है बड़ा है
बी से, तो बड़े की तरफ मुंह खुला रहेगा। लेकिन सी ए से छोटा है, सी जो है छोटा है ए से, मतलब ए बड़ा होगा तो ए की तरफ मुंह खुलेगा। यहाँ तक कहानी ठीक है। आगे पढ़ो। डी ई और बी दोनों से छोटा है। डी जो है ई और बी दोनों से छोटा है, मतलब ये दोनों बड़े होंगे, ये दोनों बड़े होंगे, ठीक है। और बी जो है ई से बड़ा है, बी ई से बड़ा है। तो देखो यहाँ तक तो हमारा डायग्राम बन गया था। बी जो है ई से बड़ा है, बी जो है बड़ा है ई से, बी बड़ा है ई से, तो बी की तरफ मुंह खुलना चाहिए, ठीक है। और डी जो है सबसे छोटा है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। कहानी खत्म। कौन सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा डी है। ऑप्शन डी आपके पास, ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर रहेगा, ये वाला। कहानी समझ में आई? बोलो हाँ या ना। चलिए अगली संख्या ज्ञात कीजिए भाई। आपके पास है 58, 52, 46, 40 और 34। देखो देख के ही समझ आ रहा है भाई। यहाँ देखो 58 में से 6 गया 52, 52 में से 6 गया 46, 46 में से 6 गया 40, 40 में से 6 गया 34 और 34 में से 6 गया 28। आपके पास ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर रहेगा भाई। आगे आपके पास जो 15 क्वेश्चन रहते हैं वो फिजिक्स के रहते हैं। तो फिजिक्स का सबसे पहला क्वेश्चन है, रॉकेट का कार्य किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो रॉकेट का कार्य जो है रैखिक संवेग का संरक्षण, रैखिक संवेग संरक्षण पर आधारित है भाई, ठीक है। अब कोई बोल रहा होगा संवेग क्या होता है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा P = m × v। अब कहीं बोल रहे होंगे P = m × v क्या होता है, तो मैं उनको बता दूं कि m होता है मास, जिसे आप द्रव्यमान कहते हो, और v होती है आपकी वेलोसिटी। क्या होती है? वेलोसिटी, जिसे आप बोलते हो वेग, ठीक है। देखो संवेग होता क्या है, वह भौतिक राशि जो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल होती है उसे संवेग कहते हैं। इंग्लिश में बात करूं, इट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इन वेलोसिटीज। क्या क्या संवेग, ठीक है, ठीक है, मोमेंटम जिसे आप बोलते हो भाई। यहां तक कहानी ठीक है। चलिए पहली विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो पहली विद्युत बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया था भाई। किसने किया था? वोल्टा ने। और कब किया था? तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि सर इन्होंने 1800 में किया था भाई। इसका जो पूरा नाम है एलेसेंड्रो वोल्टा, ठीक है, एलेसेंड्रो वोल्टा भाई। सूर्य से आने वाली समांतर पुंजों के अभिसरण बिंदु को क्या कहा जाता है? तो इसके अभिसरण बिंदु को कहा जाता है फोकस। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने में किसके बराबर होता है? तो काफ़ी देखो, जिनको फिजिक्स आती नहीं है वो तो इसे रट लेते हैं कि सर इसका आंसर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो मैं बोलता हूँ कि रटा मत, चीज़ों को करा करो, समझा करो। देखो आपको कभी भी सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, F = फ़ारेनहाइट = 9/5 इंटू सेल्सियस में जो आपको वैल्यू दी हो, ठीक है, प्लस 32, जहाँ F आपका फ़ारेनहाइट होता है, C आपका सेल्सियस होता है, प्लस 32। अब आप मुझे बताओ मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं 9/5 की मल्टीप्लाई 0 से करूं तो ये पूरी वैल्यू 0 होगी नहीं होगी? बोलो, क्योंकि C की वैल्यू हमें क्या दी थी? 0 डिग्री सेल्सियस दी थी। बोलो हाँ या ना। तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। क्यों? क्योंकि किसी का भी मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 आएगा, बचा क्या? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बोलो हाँ या ना। कहानी ठीक है, इस फॉर्मूले से निकालोगे कभी गलत नहीं जाओगे भाई, क्योंकि हम चाहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब मुझे ये बताओ कि जो श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है भाई? जो डेविएशन होता है, सबसे लीस्ट डेविएशन किस में होता है? तो आप देखो ये प्रिज्म देख रहे होंगे, प्रिज्म से जब लाइट गुजारी तो आप लीस्ट डेविएशन देख रहे होंगे, किस कलर का है? रेड। तो आंसर हो गया आपका ए। अगर आपके पास मैक्सिमम डेविएशन की बात करता तो तब आप आंसर देते कि सर वायलेट कलर जो होता है हमारा क्या होता है? मैक्सिमम डेविएशन होता है, सबसे ज़्यादा विचलित होती है किसकी? बैंगनी की, वायलेट की भाई। बट आपसे लीस्ट पूछा था तो लीस्ट कौन सा है? रेड है भाई।
कोणीय संवेग की इकाई क्या होती है? तो कोणीय संवेग की आपकी इकाई होती है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड भाई। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस किस तापमान पर बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तापमान बराबर होते हैं भाई। बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है भाई? इन अ बैरोमीटर इज यूज्ड। देखो बैरोमीटर पारे में यूज होता है भाई। बैरोमीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? पारा का। देखो एक चीज समझो कि जो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वो वायुमंडलीय दाब नापने के लिए किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है और इसमें इस्तेमाल क्या होता है? पारा इसमें यूज होता है। एक लेंस की शक्ति की इकाई किसमें नापी जाती है? डायप्टर में। आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, P = 1/f। ठीक है, जहाँ F क्या होती है? फोकल लेंथ होती है, P होती है आपकी पावर। फॉर्मूला भी एक कभी कभी पूछ दिया जाता है भाई। एक अश्व शक्ति बराबर कितने वॉट होते हैं? तो 746 भाई। अब नहीं आता ऐसा क्वेश्चन। अपवर्तन के दूसरे नियम को किस रूप से जाना जाता है? अब सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो नोन एज, जल्दी बताइए। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं भाई, स्नेल लॉ भी कहा जाता है। आगे आपसे कह रहा है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल का मान क्या कहलाता है? तो ये आपका दाब कहलाता है, प्रेशर कहलाता है भाई। ठीक है, चलिए डायन किसकी एक इकाई है? तो फोर्स की। देखो यहाँ पे तो सिंपल पूछ दिया, आपके पास क्या न्यूटन नहीं था तो आपके पास फोर्स था तो फोर्स है। ठीक है, देखो एक चीज समझो, अगर आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि एसआई यूनिट, अगर वो सिंपल बोले कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स FORC, कि बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक। तो जब भी बल के एसआई मात्रक की बात करेगा ना, तो तब आप आंसर दोगे न्यूटन। ठीक है, न्यूटन। और बल का जो सीजीएस मात्रक होता है, एसआई यूनिट ऑफ सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। तो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है? तो तब आप आंसर दे दोगे कि जो बल की सीजीएस पद्धति में यूनिट होती है वो डायन होती है भाई, डायन होती है। तो ये क्या है? सीजीएस यूनिट है। बट उसने सिंपल ही पूछा है कि डायन एक इकाई है। ठीक है, किसकी? फोर्स की, बल की। तो ये सिंपल ही था, बट कभी कभी घुमाने के लिए वो ऐसे दे देता है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, और ऑप्शन में आपको न्यूटन भी देगा और डायन भी देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक और चीज़, अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक डायन बराबर कितने न्यूटन होते हैं, तो तब आप बोलोगे कि सर एक डायन बराबर 0.1234 न्यूटन होते हैं। ठीक है, कहानी ठीक है। प्राथमिक रंगों का जो सही समुच्चय है वो क्या है? प्राथमिक रंग आपसे पूछ रहा है, बट इसने थोड़ा सा अलग ऐसे पूछ दिया, समुच्चय। ठीक है, थोड़ी सी हिंदी ऐसे लग रहा है कि अलग ही पूछ दी, बट इंग्लिश में बोलूँ कि प्राइमरी कलर। तो प्राइमरी कलर आपको सबको पता होगा, लाल नीला हरा। आरबीजी से आप भी इसे जानते हो कि आरबीजी लिखते हैं बच्चे से, रेड ब्लू एंड ग्रीन। एक फोटोसेल प्रकाश ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है, मतलब किस में परिवर्तित करता है? तो ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फोटोसेल कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो बेकिंग सोडा है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो बेकिंग सोडा आप सबको पता होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3, ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर रहेगा। सेंधा नमक, देखो कभी भी सॉल्ट की बात करेगा तो सिंपल आंखें बंद करके ऑप्शन डाल देना, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखो आगे कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त नियम किस पर आधारित है? देखो एक तो आपके पास मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है और एक आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी। तो मेंडलीव की जो है एटॉमिक मास पर बेस्ड है। किस पर? एटॉमिक मास पर। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो मॉडर्न, MOR, जैसे तुम हो ना मॉडर्न, MODERN, मॉडर्न
पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड है, तो तब आप आंसर दोगे कि आधुनिक आवर्त सारणी एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पर। ठीक है, और किसने डिस्कवर की थी, तो तब आप आंसर दोगे कि सर ये मोंजले ने दी थी, मोंजले। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आए तो तब आप आंसर दोगे मोंजले। ठीक है, किस पर बेस्ड है, तो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। और मेंडलीव की किस पर है, एटॉमिक मास पर। बहुत कंफ्यूजन होता है भाई इसमें विद्यार्थियों को भाई। अब देखो मैंने एक वीडियो में आपको आइसोबार, आइसोटोप्स, आइसोमर सब आपको डिटेल में बता रखे हैं भाई। तो आपके पास सीधा सीधा क्वेश्चन आया था कि आइसोबार एटम्स शोइंग सेम, तो जो आपके पास आइसोबार होते हैं ना उसमें सेम एटॉमिक मास होता है। देखो मैं आपको बता दूं, जो आपके आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंस मास होता है। सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, आइसोबार मैंने आपको बता ही दिया है, पूछा भी गया है कि दे हैव सेम मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सेम मास होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है भाई, डिफरेंट एटॉमिक नंबर किसमें, आइसोबार में। तीसरा आपके पास होता है आइसोमर, आइसोटोन, सॉरी, आइसोटोन, आइसोटोन। आइसोटोन में क्या होता है, दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, NEUTRONS, जो आपका ऑप्शन दिया है ए। ठीक है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस में होते हैं, आइसोटोन्स में होते हैं। ये तीनों चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लेना भाई। आगे आपसे कह रहा है कि हरित गृह प्रभाव, जिसे आप ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं, इंग्लिश में सिंपल सा होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आप सभी को पता होगा मेरे प्यारे साथियों, ये CO2 होता है, बट CO2 ऑप्शन में है नहीं। तो CO2 के बाद जो गैस होती है वो मीथेन होती है, CH4, जिसे आप क्या भी बोलते हो, मार्स गैस भी इसे कहा जाता है। सबसे प्रचुर मात्रा में हाइड्रोकार्बन प्रदूषक है वो कौन है, तो वो CH4 ही है, और उसे आप कहते हो मीथेन। क्या कहते हो, मीथेन। निम्नलिखित में से सबसे मजबूत अम्ल कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड आपका HCl है। कमेंट सेक्शन में बताना क्या कहा जाता है इसे। सफेद फास्फोरस हमेशा पानी में जमा रहता है जलने से रोकने के लिए भाई, किसके लिए, जलने से रोकने के लिए। शुद्ध पीएच, प्योर वाटर का जो पीएच होता है 7, प्योर वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है भाई। क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र CHCl3, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3 भाई, सूंघते ही बेहोश हो जाए। चलिए आगे आपके पास कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे, उन्हें देखते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है सिंपल सा कि A और B एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं और उस कार्य को B और C 15 दिनों में करते हैं और C और A 20 दिन में करते हैं। यदि A, B और C एक साथ कार्य करते हैं तो वे कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि A प्लस B किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिनों में। B प्लस C कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में। और C प्लस A कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिन में। यहाँ तक कहानी ठीक है। सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना होता है। टोटल वर्क इसीलिए क्योंकि जो हमें ABC से काम कराना है, कितना काम कराना है वो तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं कि हमें काम कितना कराना है। तो टोटल वर्क निकलता है इन तीनों के एलसीएम से। इन तीनों का एलसीएम आपको पता होगा 12, 15, 20। मैंने टाइम एंड वर्क में बहुत बार बता रखा है, ये 60 आपके पास हो जाता है टोटल वर्क, पूरा कार्य जो हमें सिर्फ किससे कराना है, A, B और C से। क्वेश्चन पूछ रहा है ना, A, B एंड C टुगेदर दे विल कंप्लीट द वर्क। ठीक है, अब देखो ये तो टोटल वर्क आ गया। आप सभी को पता है कि टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। ठीक है, अब आपने टोटल वर्क तो निकाल दिया, अब इफिशियंसी निकालो कि A प्लस B मिलकर कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। अब मुझे बताओ कि A, B जो है 12 दिन में 60 काम कर रहे हैं, 12 दिन में 60 काम हो रहा है।
तो एक दिन में कितना काम हो रहा होगा, तो तब आप बोल रहे होंगे कि 60/12, तो 12 पंजे 60, मतलब A प्लस बी 5 वर्क पर डे कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना। A प्लस बी 5 वर्क पर डे कर रहे हैं। ऐसी B प्लस सी कितना कर रहे होंगे, 15 चक्के 60, 4 वर्क पर डे कर रहे होंगे। ऐसी C प्लस ए 20 तियां 60, 3 वर्क पर डे कर रहे होंगे। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब यहाँ से जो मेरे पास इफिशियंसी आएगी 5 4 9 और 3 12 वर्क पर डे, वो किसकी आएगी, तो तब आप बोल रहे होंगे कि सर ये आपके पास आएगी A प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए की आएगी। बोलो हाँ या ना। अब मुझे ये बताओ, यहाँ 2 A हैं, 2 B हैं और 2 C हैं, तो 2 को मैं कॉमन ले लूँ क्योंकि मुझे तो A B C चाहिए ना बस। तो अगर मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ तो A B C की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, मेरे पास 6 आ जाएगी। 12/2 मतलब 6। तो A प्लस बी प्लस सी मेरे पास 6 आ गया। अगर A प्लस बी प्लस सी इफिशियंसी मेरे पास 6 आ गई, टोटल वर्क सर आपने 60 निकाला है, तो 6 10 जा 60 आ जाएगा मेरे पास 10 डेज। बोलो हाँ या ना, 10 दिन। ठीक है कहानी, चलिए। A room is 5 meter long, 3.5 meter wide and 3 meter high। ठीक है, एक रूम है, रूम की आपको लेंथ दे रखी है, लेंथ दे रखी है 5 मीटर। ठीक है, विड्थ यानी ब्रेथ आपको दे रखी है 3.5 मीटर। ठीक है, और हाइट h वो आपको कितनी दे रखी है 3 मीटर। आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो आपके पास पता होता है आपको कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स का सम कितना होता है 2l प्लस b इंटू h। ठीक है, आप इस फॉर्मूले में रख देंगे 2, लेंथ कितनी दे रखी है 5, ब्रेथ कितनी दे रखी है 3.5 इंटू हाइट कितनी दे रखी है 3। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8.5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 17 इंटू 3 दैट इज 51, और ये सारी यूनिट मीटर में है तो इसका कितना आ जाएगा मीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the least number to be added to 631 to make it a perfect square? कि आप 631 में कितना नंबर ऐड करोगे कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। अब आपको देखो ये किस नंबर के बीच में लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ठीक है, उसके बाद आता है 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, यानी इन दोनों के बीच में ही उसका नंबर लाई करेगा। तो आपको नेक्स्ट नंबर बनाना है ना, तो 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। आप इसको किस में से माइनस कर दो, 676 से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा ये 45। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन है आपको कि द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 8। 2 नंबर्स है, उनका सम कितना दे रखा है 8। इफ देयर सम इज 4 टाइम्स देयर डिफरेंस, उनका जो सम है वो उनके डिफरेंस के 4 गुना है। देन द नंबर्स आर, आपको वो 2 नंबर्स निकालने हैं। तो आप इसमें ले लीजिए कि लेट 2 नंबर्स, वो 2 नंबर्स आपने क्या ले लिए बी एक्स एंड वाई। ठीक है, आपको बोला उन दोनों का सम यानी x प्लस वाई का सम कितना दे रखा है आपको 8। एक इक्वेशन बन गई। दूसरा क्या बोल रखा है कि देयर सम इज 4 टाइम, उनका जो सम है यानी x प्लस वाई इज 4 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस यानी x माइनस y का 4 टाइम्स है। तो आप यहाँ से एक इक्वेशन निकाल सकते हो। देखो x प्लस वाई की वैल्यू आपको 8 दे रखी है, तो 8 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई। ये 4 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा यानी 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई। ये 2 इक्वेशन आ चुकी हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशनों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपको क्या दे रखा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इनको ऐड कर दो, y से y कैंसिल, दैट मीन्स 2x बराबर 10, x कितना आ जाएगा 5। x आपके पास 5 ऐड किया, आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, वहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी। तो y बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस x, तो 8 माइनस 5 यानी कितना आ जाएगा 3। तो दोनों नंबर क्या आ गए आपके 3 और 5। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पता नहीं है कि x बड़ा है या y बड़ा है, तो मैंने यहाँ पे डिफरेंस में x को बढ़ा लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। आपको ट्रेन की स्पीड गिवन है कि वो कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर है। इट क्रॉसेज अ पोल इन 18 सेकेंड, और वो एक जो खंबा है उसको 18 सेकेंड में क्या करती है, क्रॉस करती है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, हमें उस ट्रेन की क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो आपको गिवन क्या क्या है पहले वो देख लीजिए। गिवन है स्पीड ऑफ द ट्रेन यानी st, आपको कितना दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको जो लेंथ ऑफ अ ट्रेन निकालनी है और जो आपको टाइम दे रखा है वो 18 सेकंड दे रखा है। तो आप इसको भी किस में कन्वर्ट कर लो, मीटर पर सेकंड में। तो ये कितना हो जाएगा 40 इंटू 5/18, क्योंकि अगर आप
किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो उसको आप किससे मल्टीप्लाई करते हो 5/18 से, ठीक है। तो इसको काट दीजिए, 2 9 से कट जाएगा, ये 20 से कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 100/9 मीटर पर सेकेंड। अब आपको टाइम भी दे रखा है, टाइम कितना ले रही है वो 18 सेकेंड। तो आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी आई आपकी 100/9 और टाइम कितना आ गया 18, तो 9 2 सा 18 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा आपका 200 मीटर। तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ गैरिजन ऑफ 100,000 मैन, ठीक है, एक गैरिजन है उसमें 1000 मैन है, उनके लिए 48 डेज के लिए क्या है खाना प्रोवाइड करा जा रहा है। हाउ एवर अ रेनफोर्समेंट ऑफ 600 मैन अराइव, वहाँ 600 लोगों का समूह आया, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल नाउ फूड लास्ट फॉर, तो अब वो खाना कितने दिनों के लिए होगा। तो देखो पहले लोग थे आपके 1000, ठीक है, उनके लिए खाना कितने दिन के लिए था 48 डेज के लिए। अब 600 लोग आ गए तो अब लोग कितने हो गए 1600, तो अब उनके लिए नंबर ऑफ डेज निकालने आप क्या मान लो डी। तो आपको एक फॉर्मूला पता है कि m1d1 इज इक्वल टू क्या होता है m2d2, ठीक है। पहले मैन कितने थे 1000 और डेज कितने थे 48, अब मैन कितने हो गए हैं 1600, डेज कितने हैं वो आपको निकालने हैं। तो आप इस 1600 को नीचे ले जा सकते हैं, तो ये कितना बन जाएगा 1000 × 48/1600, ये आपके डेज आ जाएंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 16 3 सा 48 कट जाएगा, आपका 10 3 सा कितना आ जाएगा 30 डेज के लिए अब उनके लिए खाना वो रहेगा। तो इसका आंसर आएगा 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, आपको वैल्यू दे रखी है कि tan थीटा बराबर क्या होता है 4/3 दे रखा है, तो हमें वैल्यू निकालनी है sin थीटा प्लस cos थीटा की। अब आपने पढ़ा होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है, ये जो 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके अपोजिट जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, जो 90 डिग्री के जो परपेंडिकुलर होता है, और ये वाला आपका क्या होता है बेस होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ी होगी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब जो आपका ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो होता है कि tan थीटा की जब वैल्यू निकालते हैं वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा आपको कितना दे रखा है 4/3 इज इक्वल टू p/b। अगर आप इससे कंपेयर करें तो परपेंडिकुलर, अगर मैं इसको नंबर्स की फॉर्म में ले लूँ तो इसको मैं 4x और इसको 3x मान सकती हूँ, यानी परपेंडिकुलर आपको 4x दे रखा है, बेस आपको कितना दे रखा है 3x। आपने यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकालनी है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी h² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 4x का स्क्वायर प्लस बेस कितना दे रखा है 3x का स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 16x², 3 का x² यानी 9x², ऐड करोगे तो 25x²। ये क्या आया आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी √25x²। 25 का रूट कितना आ जाएगा 5 और x² का x, ठीक है। तो आपके पास जो हाइपोटेन्यूज आई वो कितनी आ जाएगी 5x। अब आपको यहाँ पे पता है कि जो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितनी है आपके पास 4x, हाइपोटेन्यूज कितना है 5x प्लस बेस कितना है 3x और हाइपोटेन्यूज कितनी है 5x, ठीक है। x से x आप कैंसिल कर सकते हो, तो वैल्यू कितनी आ गई 4/5 प्लस 3/5, दोनों बेस सेम है तो आप इसको एज इट इज लिख देंगे 5। यहाँ कितना हो जाएगा 4 + 3 यानी 7/5। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 7/5, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या 16,220 है, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 16,220, ठीक है। आउट ऑफ दिस 55% आर मैन एंड चिल्ड्रन, तो आपको बोला गया है कि 55% इसमें से मैन और चिल्ड्रन है। देन वुमेन आर, आपको क्या निकालना है कि यहाँ महिलाएं कितनी है, ठीक है। अब देखो कोई भी चीज होती है तो वो पूरी की पूरी 100% होती है, तो ये 100% में क्या रहे होंगे मैन भी रहे होंगे, वुमेन भी रही होंगे और चिल्ड्रन भी रहे होंगे। तो मैन और चिल्ड्रन का सम तो आपको दे दिया कि ये दोनों 55% है, तो आप वुमेन का कैसे निकालोगे, वुमेन को क्या बोल दोगे 100 में से 55% को माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 45%, यानी जो 45% उस पॉपुलेशन का है वो क्या है आपकी वुमेन है, ठीक है। अब टोटल पॉपुलेशन इतनी है, तो टोटल पॉपुलेशन आपको कितनी दे रखी है 16,220। इस टोटल पॉपुलेशन का 45% वो क्या है आपकी वुमेन, तो आप इसका 45% कैलकुलेट कर दो। 45/100 × 16220 इज इक्वल टू वुमेन। आप क्या कर सकते हैं इसको कैलकुलेट कर दोगे, इसको कैलकुलेट करने पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, एक 0 से 1 0 को काट दो,
ठीक है, इसको काट दो 5 2 10, इसको काट दो 5 9 45, 2 से इसको काट दो 8 1 1, मल्टीप्लाई कर दो 9 1 9 9 1 9 9 8 72, तो वुमेन कितनी आ गई आपकी 7299, दैट इज ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द सम ऑफ द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है कि एपी है, ठीक है, और इसके जो नंबर्स हैं वो क्या दे रखे हैं 8 देन 11 देन 14 देन 17, और उसके बाद बोला है कि आपको 15 टर्म्स तक इसका सम निकालना है। तो देखो जो एपी सीरीज आपको दे रखी है वो दे रखी है 8 देन 11 देन 14, ठीक है, देन 17 देन डैश डैश डैश, ठीक है, ऐसे 15 टर्म्स तक आपको इसका क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको ए बी कंसिडर करें तो ए होती है आपकी फर्स्ट टर्म, वो कितनी दे रखी है आपको 8, ठीक है। फिर आता है आपका कॉमन डिफरेंस जिसको डी से डिनोट किया जाता है, वो कैसा होता है इन दोनों का डिफरेंस, यानी 11 माइनस 8, तो डिफरेंस कितना आ गया आपके पास 3। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दे रखी है, यानी 15 टर्म्स तक निकालना है, तो आप इसको एन मान सकते हैं, एन कितना दे रखा है आपको 15, ठीक है। आपके पास सम का फॉर्मूला होता है एपी के लिए एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आप इस फॉर्मूले में रख सकते हैं और इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो n कितना है आपके पास 15 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2, a कितना है 8 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस 1 और d कितना दे रखा है आपको 3, तो ये हो जाएगा 15 बाई 2, 8 2 जा 16, 15 में से 1 गया 14, 14 3 जा कितना हो गया 42, ये हो जाएगा 15 अपॉन 2 इंटू 58, 2 से इसको कैंसिल आउट कर दो 29, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो 15 इंटू 29 435, ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल, अगर विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए, द प्रॉफिट गेट्स ट्रिपल, तो आपको जो लाभ है वो 3 गुना हो जाएगा। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो लेट लेके चल लीजिए कि सीपी कितनी है एक्स फर्स्ट केस में, ठीक है, और आपका एसपी कितना हो गया वाई, ठीक है, एसपी कितना मान लो वाई, तो आपका जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट आप कैसे निकालते हैं जब एसपी ज़्यादा हो, यानी एसपी माइनस सीपी, एसपी कितना है वाई माइनस एक्स, ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया। दूसरा केस, अब उसने बोला कि सेलिंग प्राइस इज डबल, यानी सीपी तो अगर आप एक्स ही मान के चल रहे हो, लेकिन आपने एसपी है उसको 2 गुना कर दिया, यानी पहले वाई था अब कितना कर दिया 2y, तो अब यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा न्यू प्रॉफिट वो कितना होगा एसपी माइनस सीपी, ठीक है, एसपी कितना दे रखा है 2y, सीपी कितना है x, ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट है ये ट्रिपल हो गया है, ठीक है, यानी जो पुराना वाला प्रॉफिट था वो ट्रिपल हो गया, तो यानी y माइनस जो x है और जो नया वाला प्रॉफिट है आपका 2y माइनस एक्स, तो ये वाला प्रॉफिट है ये आपका कितना हो गया 3 गुना हो गया, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ये कितना हो जाएगा 3y माइनस 3x इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स, ये y वाला इधर ले जाइए 3y माइनस 2y आपके पास बच जाएगा y, ये इधर चला जाएगा आपके पास माइनस एक्स प्लस 3x यानी 2x, यानी SP जो है वो 2x है। अब देखो फर्स्ट वाली कंडीशन लेके चल लो, वहाँ पे आपको CP x दे रखा था, SP जो आपका था वो y था, y बराबर कितना हो गया 2x, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा y माइनस एक्स, y कितनी वैल्यू थी 2x माइनस एक्स, यानी प्रॉफिट कितना है आपका x का। अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%, ठीक है, प्रॉफिट कितना है आया आपके पास x, CP कितना आया x इंटू 100%, तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 100%, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, what least number must be subtracted from 3401 so that the sum is completely divisible by 11, तो आपको इसमें से ये जो नंबर दे रखा है 3401, इसमें से आप क्या घटाएंगे, ठीक है, क्या माइनस करेंगे कि आपका जो नंबर बने वो 11 से पूरा डिविजिबल हो जाए, तो आप इस नंबर को 11 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बचेगा फिर आप उसको क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। अब 11 से इसको डिवाइड करो तो 11 3 से कितना आता है 33, यहाँ पे कितना बचेगा 10, 10 में जाएगा नहीं, आपको 1 भी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 ले लोगे। 11 9 से कितना आएगा 99 यानी 2, अगर ये 2 नहीं बचता तो ये पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाता है, यानी आप उस लीस्ट नंबर कौन सा होगा 2, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉलीगन हैज 5 डायगोनल्स, ठीक है, एक पॉलीगन है
उसमें 5 डायगोनल्स हैं। देन द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन इज, तो उसमें साइड्स कितनी होंगी? आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस 3/2, जहां पे आपका जो n है वो क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। आपको यहाँ पे साइड्स निकालनी है, आपको डायगोनल्स कितने दे रखे हैं? 5, तो 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? n माइनस 3/2। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना बन जाएगा? n माइनस 3 इज इक्वल टू 10। ये हो जाएगा आपका n² माइनस 3n, ये 10 इधर आ जाएगा तो माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब 10 के ऐसे दो फैक्टर बनाने जिनको माइनस करके 3 आए, तो 5 और 2, तो यानी n माइनस 5 और n प्लस 2 इसके दो फैक्टर हो गए। इसको सॉल्व कर दोगे तो यही बन जाएगा, यानी n की वैल्यू एक बार 5 आएगी, एक बार वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। नंबर ऑफ साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं होंगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो ये आपका पहला वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, A sum of ₹600 amounts to ₹720 in 4 years. What will be the amount to if the rate of the interest is increased by 2%? तो देखो आपको बोला है कि जो सम है 600 रुपये थे वो 720 रुपये हो गए, ठीक है, 4 साल में। अभी इंटरेस्ट नहीं पता, और फिर उसने बोला है कि वो 2% अगर आप इंटरेस्ट को बढ़ा देंगे तो वो आप कितना अमाउंट देंगे, ठीक है। तो पहले आपको कितना दे रखा है? प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 600, ठीक है। अमाउंट कितना दे रखा है? 720। यानी अगर आप यहाँ इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट बराबर क्या आ जाएगा? a माइनस बी, यानी 720 में से आप 600 माइनस कर दोगे तो कितने रुपए का इंटरेस्ट आ गया आपका? 120 का, ठीक है। आपको उसने टाइम भी दे रखा है, टाइम दे रखा है 4 ईयर्स का, ठीक है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इंटरेस्ट आपको मिल गया 120, प्रिंसिपल कितना मिल रखा है? 600। रेट आपको निकालना है, टाइम कितना दे रखा है? 4/100। 2 0 से 2 0 कट गए, 6 के टेबल में इसको काट दो 20 टाइम्स कट जाएगा, और 4 से इसको काटोगे तो 5। तो यानी जो रेट है आपका वो कितना आ गया? 5%। अब कंडीशन उसने क्या बोल दी कि जो रेट है उसको 2% बढ़ा दो, तो 2% बढ़ा दिया, तो पहले 5% था, अब 2% बढ़ गया तो कितना आ जाएगा? 7%, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या है? प्रिंसिपल तो वही रहेगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना था आपके पास? 600, आर कितना आया? 7, और टाइम कितना है? 4 ही है, अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 9 42 इंटू 4, 4 2 8, 4 4 16, 168 इंटरेस्ट आ गया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? P प्लस इंटरेस्ट। P कितना था? 600, I कितना है? 168, यानी कितना आ जाएगा आपके पास? 768 रुपीज। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर रीडिंग 5/8 ऑफ अ बुक 168 पेजेस आर लेफ्ट। किसी पुस्तक के 5/8 भाग को पढ़ने के बाद 168 पृष्ठ शेष रह जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक, तो आपको टोटल नंबर ऑफ पेज पढ़ने। अब देखो आपको क्या बोला, मैंने अभी पहले भी बताया था कि पूरी चीज जो भी होगी 100% होगी या 1 होगी, ठीक है। उसका 5/8 वो पढ़ चुका है, तो 1 में से 5/8 वो पढ़ चुका है, तो बचा पार्ट कितना उसका? 3/8, ठीक है। तो ये जो 3/8 है यही तो लेफ्ट पेजेस है, तो यानी आप क्या बोल सकते हो? 3/8 ऑफ टोटल, मान लो मैं टी मान रही हूँ, ठीक है। टोटल पेजेस कितने थे? टी थे, तो 3/8 ऑफ टी बराबर कितना आ गया आपके पास? 168। तो आप टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, 168 इंटू 8 डिवाइड बाई 3, ये कितने जगह जाएगा? 56 जा। तो टी बराबर कितना हो जाएगा? 6 8 48 और 4 48। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज 20% ऑफ 50 एंड 20% ऑफ 70? आपको दोनों का 20% निकालना है, ठीक है। तो 20% ऑफ 50 का मतलब क्या है? 20% मतलब अपॉन 100 इंटू 50 प्लस 20% अपॉन 100 इंटू 70। आप 2 0 से 2 0 कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ भी आप 2 0 से 2 0 कैंसिल कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 5 2 10 और 7 2 14, यानी कितना आ जाएगा? ये 24। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ए वाला 24। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। अगर आप किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या प्रिपरेशन करना चाहते हो तो जीटी डिफेंस एकेडमी जो है सारे डिफेंस एग्ज़ाम के कोर्स लॉन्च कर रहा है।
और अगर आप एसएसबी की तैयारी कर रहे हो तो एसएसबी की तैयारी लेफ्टिनेंट कर्नल आरपी बर्थवाल के साथ अपनी तैयारी को करिए और मजबूत। और सर आपको बताएंगे कि आप एसएसबी पहले अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करें, क्योंकि सर को बहुत अच्छा खासा नॉलेज है एसएसबी का। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल राजेंद्र प्रसाद बर्थवाल हूँ, सेवानिवृत्त हूँ। पहले ही अटेम्प्ट में कैसे एसएसबी क्लियर करें, आप हमसे जुड़िए और हम आपको प्रॉपर इस बारे में जानकारी देंगे और आपको जो है मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद। तो अपनी तैयारी को करिए और मजबूत। जीटी डिफेंस एकेडमी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।